बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आरके साइंस क्लासेस। हमारा दोस्तों आज लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर जो 5 चल रहा है हमारा 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी का, उसका हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 7। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडलवाद की विचलन या मेंडल के नियमों के अपवाद। तो हमने कल देखा था कि हमने जो 4 चीज़ें हैं जो मेंडल के नियमों का अपवाद हैं, यानी कि मेंडल के नियमों का पालन नहीं करती हैं। तो सबसे पहले तो परिभाषा की बात करते हैं कि कई लक्षणों की वंशागति जो होती है वो मेंडल के नियमों के अनुसार नहीं होती। यानी कि कई लक्षण ऐसे होते हैं जो किसी पीढ़ी में प्रकट तो होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो, या अप्रभावी प्रकट हो सकता है, या फिर दोनों ही प्रकट हो सकते हैं, या फिर कोई एक प्रकट ज़्यादा हो सकता है, कोई एक प्रकट कम हो सकता है। तो कोई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेंडल की प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि F1 पीढ़ी में केवल वही लक्षण प्रकट होगा जो प्रभावी होगा। लेकिन यहाँ पर अपवाद है, यानी कि यहाँ पर प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होगा। अब एक बात यहाँ पर यह भी क्लियर करना होगा कि हम यहाँ पर लिखते हैं, बोर्ड पर लिखने में और वास्तव में जो प्रैक्टिकल होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा एग्जाम्पल के रूप में, मान लो कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा लिया मैंने कैपिटल आर और तीसरा लिया मैंने स्मॉल आर। तो यहाँ पर देखिए, हमें इनका फिनोटाइप देखें। मेंडल के नियमों के अनुसार की बात करूँ तो यहाँ पर फिनोटाइप देखें तो मैं इसको रेड कहूँगा, लाल कहूँगा, और इसको मैं कुछ भी कह सकता हूँ, इसका उल्टा कहूँगा। लेकिन जैसे कि मान लो इसको मैंने सफ़ेद कह दिया, रेड तो हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों रेड हैं फिनोटाइप के अनुसार और ये वाइट है फिनोटाइप के अनुसार। लेकिन अब ये तो कब है? ये तब है जब मेंडल के नियमों का पालन करे। लेकिन ये कैसी कंडीशन हो सकती है? गुलाबी। ये कैसी कंडीशन हो सकती है? गुलाबी हो सकती है। अब ये गुलाबी क्यों हुआ? तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम बोर्ड पर लिखते हैं और जो वास्तव में एक्सपेरिमेंट में होता है, या जब हम प्रकृति में उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पर ये रेड हम लिख सकते थे, लिखने में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में कैसा होगा? गुलाबी। ये बात क्लियर रखनी है हमें। जैसे हम कोई भी रिएक्शन लिख देते हैं, वो रिएक्शन पेपर पे तो हम लिख सकते हैं, कागज़ पे लिख सकते हैं, लेकिन वो रिएक्शन लैब में होनी चाहिए तो वो सही है, और अगर लैब में नहीं हो सकती तो वो रिएक्शन गलत मानी जाती है। तो इसी प्रकार वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो रियल लाइफ में होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, मेंडल सबसे पहले तो क्या कि कई लक्षणों की वंशागति जो मेंडल के नियमों के अनुसार नहीं होती है या मेंडल के नियमों का पालन नहीं करती है, इन्हें नॉन मेंडेलियन वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? नॉन मेंडेलियन, यानी कि वंशागति का पालन नहीं कर रही है। किसके नियम का? मेंडल के। इनको कहते हैं नॉन मेंडेलियन वंशागति, यानी कि मेंडल के नियमों का पालन नहीं करने वाली वंशागति। अब इसमें हमने कल नाम देख लिए थे, कौन कौन से थे। सबसे पहले बात करते हैं अपन अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा, मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसमें इंक कम है। अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा है सह प्रभाविता। तीसरा बहुजीनी वंशागति, और चौथी जो है वो है बहुप्रभाविता। ये 4 चीजें हैं, ये 4 हमें पढ़नी है। यानी कि ये 2 पहली तो अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, इन दोनों को हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि 12th के कोर्स में है। और ये जो दोनों हैं, बहुजीनी वंशागति और बहुप्रभाविता, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं इन दोनों पर फोकस भी नहीं करूंगा। मैं केवल कौन सी चीज़ पढ़ाऊंगा जो अपने सिलेबस में है, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। लेकिन ये चारों ही चीज़ कहाँ मिलेंगी तुम्हें? नीट के लिए मिलेंगी। ये चारों ही चीज़ कहाँ मिलेंगी? ये नीट के पेपर में जरूर मिलेंगी। नीट के सिलेबस में है, लेकिन कहाँ नहीं है? 12th में नहीं है। तो 2 ही चीज़ हमें 12th में पढ़नी है। नीट के सिलेबस में हालांकि पेपर में क्या होता है, वही सिलेबस आता है जो 11th और 12th में पढ़ाया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, नीट में केवल वही आता है जो 11th और 12th में, लेकिन कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें 2 हेडिंग पढ़नी है, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। तो इनके बारे में ही आज हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हम। फर्स्ट हेडिंग क्या है अपनी? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। अगर ये पूर्ण प्रभाविता होती तो इसको कहते कंप्लीट डोमिनेंस, लेकिन ये अपूर्ण है तो इसको कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस मार्कर में भी थोड़ी इंक कम है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। देखिए, मेंडल के नियम के अनुसार तो क्या होता है? मेंडल के अनुसार
F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। मेंडल के अनुसार तो क्या होता है, F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं F1 पीढ़ी में। लेकिन यहाँ पर क्या है, अपूर्ण प्रभाविता, मतलब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, जो प्रभावी लक्षण है वो अपना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दिखा पाता है, तब इस घटना को कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। और इसके एग्जाम्पलों की मैं सबसे पहले बात करूंगा। एग्जाम्पलों की बात सबसे पहले जरूरी है, क्यों कि ऐसे कौन से पौधे हैं जो मेंडल के नियम के पालन नहीं करते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन ये ऐसा प्लांट है, ये ऐसा प्लांट है जिसमें वंशागति में मेंडल के नियमों का पालन नहीं होता है। स्नैपड्रैगन जैसे स्वान पुष्प या एंटीराइनम, जिसे स्वान पुष्प या एंटीराइनम भी कहते हैं। पहला पौधा तो ये हो गया हमारे पास स्नैपड्रैगन, स्वान पुष्प या एंटीराइनम, पहला पौधा। दूसरा पौधा क्या है, दूसरा पौधा है हमारे पास गुल अब्बास। दूसरा पौधा क्या है हमारे पास, गुल अब्बास। गुल अब्बास जिसका वानस्पतिक नाम है मिराविलिस, इसका नाम याद रखना है मिराविलिस जलापा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिराविलिस जलापा, या इसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। ये दो ऐसे पौधे हैं जो अपूर्ण प्रभाविता दर्शाते हैं या मेंडल के नियमों से अपवाद दर्शाते हैं। याद रखने हैं हमें दोनों, स्नैपड्रैगन या इसी को कहते हैं स्वान पुष्प या इसी को कहते हैं एंटीराइनम, और गुल अब्बास जिसका वानस्पतिक नाम मिराविलिस जलापा, और या इसको कहते हैं 4 o'clock प्लांट, यानी कि इसके फूल 4 बजे के आसपास खिलते हैं। तो ये दो पौधे कौन से हैं जो अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं, या फिर ऐसे कहते हैं कि मेंडल के नियमों की वंशागति का पालन नहीं करते हैं। इनमें क्या होता है, जब इनके दोनों के, अब देखिए जो स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल हमारी बुक में है, गुल अब्बास का नाम मैंने लिख दिया है क्योंकि ये पालन करता है, लेकिन इसका नाम हमारी बुक में नहीं है, लेकिन दोनों याद रखनी है। स्नैपड्रैगन की लाल पुष्प, स्नैपड्रैगन की लाल पुष्प और सफेद पुष्प, कैसे पुष्प, सफेद या श्वेत पुष्प वाले पौधों में जब निषेचन की क्रिया करवाई गई या संकरण करवाया गया, तो इसके द्वारा जो युग्मक बनेंगे वो सभी कैसे होंगे, कैपिटल आर वाले होंगे, और इसके द्वारा जो गैमेट्स युग्मक बनेंगे वो सब कैसे होंगे, स्मॉल आर। ये कैपिटल आर वाले, ये स्मॉल आर वाले। अब देखिए, मैं चाहूं तो यहाँ पर 2 कैपिटल आर भी बना सकता हूं, मैं चाहूं तो यहाँ पर 2 स्मॉल आर भी बना सकता हूं, लेकिन दोनों एक ही प्रकार के बनेंगे तो एक एक बनाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्रॉस का चिन्ह मैंने बता दिया, या तो यहाँ भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इसको हम जनक पीढ़ी कहेंगे। अभी तक तो सभी बच्चे सीख गए होंगे इसको इसको जनक पीढ़ी कहते हैं, और इनके द्वारा युग्मक बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, युग्मक। और जब इन दोनों के बीच में संकरण कराया जाता है या क्रॉस कराया जाता है, तो हमारे पास एक पीढ़ी प्राप्त होती है जिसे F1 पीढ़ी, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन कहा जाता है। अब देखिए, लाल पुष्प, सफेद पुष्प, मेंडल के नियम के अनुसार की बात करें तो ये कैसे पुष्प होने चाहिए थे, लाल पुष्प होने चाहिए थे, लेकिन ये पुष्प कैसे होते हैं, ये गुलाबी पुष्प प्रकट होते हैं या उत्पन्न होते हैं, गुलाबी पुष्प। यहाँ पर अपवाद है, इसलिए तो अपवाद है भाई, अपवाद पढ़ रहे हैं इसलिए तो अपवाद आया यहाँ पर कि लाल पुष्प और सफेद पुष्प वाले बीज संकरण करवाया पौधों में तो गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं F1 पीढ़ी में। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब इस F1 पीढ़ी के पौधों में क्या करवाएंगे, स्वयं परागण करवाएंगे, और कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें जब तक। अब देखिए, इसको आगे चलते हैं हम F2 पीढ़ी की तरफ। अब F2 पीढ़ी में क्या होने वाला है, यहीं से आगे बढ़ना है। यहां पर लिखना है हमें स्वयं परागण, उसी के नीचे बनाना है तुम्हें, इसी के नीचे ये टेबल बनानी है। स्वयं परागण दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये तीर मैंने यहां लगा दिया। यहां से क्या लिखा, स्वयं परागण, यानी कि स्वयं परागण करवाने पर क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये चेकर बोर्ड बनाते हैं, एक चेकर बोर्ड या पनीट वर्ग, इसमें 4 डिब्बे बनाए। यहां पर दोनों के एलील्स ले लिए। इसके क्या एलील बनेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और इधर भी कैपिटल आर, स्मॉल आर। चेकर बोर्ड क्या बताता है, हमने लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एक तो एलील्स बताता है, और क्या जीनोटाइप बनने वाला है वो बताता है।
इसके साथ हम क्या करते हैं, एक साइड नर लेते हैं, एक साइड नर लेते हैं और दूसरी साइड मादा लेते हैं। क्या लेते हैं, एक साइड नर और एक साइड मादा लेते हैं। अब जब इन पौधों को संकरित कराया गया तो देखिए क्या हुआ, कैपिटल आर, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब देखिए अगर मेंडल के अनुसार बात करें तो यहां पर हमें देखो फिनोटाइप क्या दिखाई देगा, 3 सेम है। भाई फिनोटाइप में क्या देखना पड़ता है, पहला अक्षर, कैपिटल लेटर देखना है, पहला अक्षर 3:1 होना चाहिए था। मैं यहां लिख देता हूं, ये तुम्हें नोट नहीं करना, होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 3:1। भाई मेंडल के अनुसार होना क्या चाहिए था, 3:1। हुआ क्या रिजल्ट आया देखिए। अब मैं एक बार बताना चाहता हूं, ये कैसा है, ये लाल पुष्प है, ये कैसे पुष्प हैं, लाल पुष्प हैं और ये सफेद पुष्प हैं। ये कैसे पुष्प हैं, सफेद पुष्प है और बीच में जो दोनों बने हैं वो हैं गुलाबी पुष्प। ये भी गुलाबी है और ये भी गुलाबी है। यानी कि अब देखिए हुआ क्या, या फिनोटाइप की बात करें या इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या प्राप्त हुआ है हमें, देखिए हम सबसे पहले लेते हैं कैपिटल आर, मार्कर में इंक नहीं है। सबसे पहले क्या लिया हमने, कैपिटल आर अनुपात कैपिटल आर स्मॉल आर और एक लिया हमने स्मॉल आर। क्या बना, लाल पुष्प कितने बने, 1 बना, गुलाबी पुष्प कितने बने, 2 बने और व्हाइट पुष्प कितने बने, 1। यानी कि फिनोटाइप क्या हुआ, 1:1, 1:2 और 2:1। ये हमारे पास अनुपात प्राप्त होता है फिनोटाइप। इसी प्रकार हम इसके जीनोटाइप की बात करें, किसकी बात करें, जीनोटाइप की, तो यहां पर जीनोटाइप भी हमें वही नजर आ रहा है जो हमारा फिनोटाइप है। यानी कि फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही किस कंडीशन में सेम होंगे, तो हमने लिखा है अपूर्ण प्रभाविता। ये याद रखना है कि अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात कितना होगा, 1:1। यानी कि एक पौधा हमें इससे प्राप्त, तो ये हमें पता चल गया कि जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात किसमें, अपूर्ण प्रभाविता में सेम होगा। यहाँ पर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस अवस्था में जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात समान होगा, तो अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात दोनों ही अनुपात समान प्राप्त होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये हमारा क्या अपूर्ण प्रभाविता संपन्न होता है, खत्म होता है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है कि यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या है, यहाँ पर ये प्रभावी होना चाहिए था मेंडल के अनुसार और ये स्मॉल आर क्या होना चाहिए था, अप्रभावी होना चाहिए था। और मेंडल के अनुसार क्या होता, प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। लेकिन यहाँ पर इसने क्या दर्शाई, अपूर्ण प्रभाविता। यानी कि ये अपूर्ण प्रभाविता दर्शाने के कारण खुद को ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर पाया है, इसकी प्रभाविता अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। तो इसको क्या कह दिया, अपूर्ण प्रभाविता। हालांकि नोट्स में भेजूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझने के लिए जरूरी था ये। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं हम दूसरा सह प्रभाविता की तरफ। चलिए अब चलते हैं हम सह प्रभाविता। सह प्रभाविता को डोमिनेंस क्या कहते हैं इसको, को डोमिनेंस। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं कि जब एक विषम युग्मजीय जोड़े में, विषम युग्मजीय जोड़ा कुछ भी हो सकता है, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कुछ भी हो सकता है विषम युग्मजीय जोड़ा। तो जब एक विषम युग्मजीय जोड़े में उपस्थित दोनों एलील अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। सह प्रभाविता का मतलब क्या है, जैसे इसकी और इसकी बात कर लो या इसकी और इसकी बात कर लो, ये भी अपना लक्षण दिखाएगा और ये भी अपना लक्षण दिखाएगा। ये दोनों ही एलील अपने अपने लक्षण अगर एक साथ दिखा रहे हैं
तो इसको कहेंगे सहप्रभाविता। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की बात करें तो मानव में रुधिर वर्गों की वंशागति, मानव में रुधिर वर्गों की वंशागति किसका उदाहरण है? सहप्रभाविता का उदाहरण है। कैसे? देखिए, मानव में जो ब्लड ग्रुप्स हैं, रक्त वर्ग हैं, उनका निर्धारण एक जीन द्वारा किया जाता है, जिस जीन को हम कहते हैं आई जीन। मानव में ब्लड ग्रुप्स का निर्धारण एक जीन द्वारा किया जाता है, जिसे आई जीन कहते हैं। इसका नाम है आइसोहीमो। इस जीन का नाम की बात कर रहा हूं मैं। इस जीन का नाम है आइसोहीमोग्लूटिनोजन। कौन सा जीन है? ये मानव में रक्त वर्गों को, ब्लड ग्रुप्स को निर्धारित करने वाला जीन है। कौन? आइसोहीमोग्लूटिनोजन। इस जीन के 3 एलील होते हैं। इस जीन के, देखिए हमने क्या बात की मेंडल के अनुसार कि प्रत्येक जो जीन होता है उसके 2 एलील होते हैं। प्रत्येक जीन के कितने एलील होते हैं? 2। लेकिन आइसोहीमोग्लूटिनोजन या आई जीन जो हमारा ब्लड ग्रुप्स का निर्धारण करता है, इसके 3 एलील हैं। कितने एलील हैं? 3 एलील्स हैं। 3 एलील कौन कौन से हैं? IA, IV और IO, या इसको स्मॉल आई से भी लिख सकते हैं। IA, IB, IO, यानी कि 3 एलील। लेकिन किसी मानव में एक टाइम में, जैसे कि मेरी बात करूं तो मेरे पास अभी 3 में से केवल 2 ही एलील होंगे। हर एक इंसान के अंदर केवल 2 ही एलील हैं, या तो IA, IB होगा, या फिर IA और IO हो सकता है, या फिर IB और IO हो सकता है, या फिर IO हो सकता है। तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 2 ही होंगे। तीनों एलील्स किसी भी मानव में एक साथ नहीं पाए जाते हैं। तो मानव में कितने एक साथ उपस्थित हो सकते हैं? 2। लेकिन टोटल मानव में बात करें, टोटल मानव जाति में बात करें तो कितने एलील्स होंगे? 3। किसके एलील है ये? आई जीन के। चलिए अब देखिए, यहां पर सहप्रभाविता कहां पाई जाती है? यहां पर सहप्रभाविता पाई जाती है IA और IB में। सहप्रभाविता कैसे पाई जाती है? सहप्रभाविता, और यहां पर देखिएगा ध्यान से, सहप्रभाविता, क्योंकि जब किसी ब्लड ग्रुप में या किसी व्यक्ति के रुधिर वर्ग में आई जीन के 2 एलील्स प्रेजेंट होंगे, वो IA और IB होंगे, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या बनता है? IB। क्या बनता है इसका ब्लड ग्रुप? इसका ब्लड ग्रुप बनता है IB। अब ये कैसे बना? यानी कि इसका लक्षण इसने भी दिखाया और B वाले ने भी दिखाया। IA ने भी अपने लक्षण प्रकट किए हैं और IB ने भी अपने लक्षण प्रकट किए हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं? सहप्रभाविता दर्शाते हैं। इसके अलावा जैसे IA और IO आ गया तो ब्लड ग्रुप बनेगा A। क्यों? क्योंकि केवल किसने लक्षण दर्शाया? IA ने। IO ने अपना लक्षण कोई भी प्रदर्शित नहीं किया है। इसी प्रकार IB और IO का बात करें तो यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप केवल क्या बनेगा? B बनेगा। यानी कि यहाँ पर IB क्या है? प्रभावी एलील है। यहाँ पर IA क्या है? प्रभावी एलील है। और 7 वाला देखना है IO है, जो कि अप्रभावी एलील होता है। तो यहाँ पर तो प्रभावी लक्षण प्रकट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? प्रभावी लक्षण प्रकट हो गया। लेकिन यहाँ केवल इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं, तब सहप्रभाविता होती है। यानी कि ऐसा अब नहीं होगा कि IA और IB मिले और ब्लड ग्रुप A हो जाए, ऐसा नहीं होता। IA और IB की मध्य क्या पाई जाती है? सहप्रभाविता पाई जाएगी। जब यानी कि दोनों मिलेंगे तो ब्लड ग्रुप A नहीं बनेगा, B नहीं बनेगा, AB बनेगा। तो यहाँ पर ये बात आ गई होगी समझ में। अब देखो, मानव में कितने प्रकार के जीनोटाइप हो सकते हैं ब्लड ग्रुप्स के लिए, उन सब की बात करते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। लिखना बिल्कुल नहीं है, तुम्हें समझना है, केवल नोट्स में भेजूंगा ही। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? सहप्रभाविता की। यानी कि इस वीडियो में 2 हेडिंग कंप्लीट हो जाएंगी और लगभग आधा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। तो देखिए, एक जनक का ले लेता हूं मैं, जनक फर्स्ट। ये हमारी जो सारणी है वो बुक में बनी हुई है ना, बुक की सारणी है। जनक फर्स्ट से कौन सा एलील आएगा उसकी बात करेंगे। इस प्रकार इधर लेना है हमें, जनक 2 से कौन सा एलील आएगा? जनक 2 सेकंड से एलील कौन सा आएगा? जनक फर्स्ट और जनक सेकंड से कौन कौन से एलील आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे संतति का जीनोटाइप क्या बन सकता है। संतति का जीनोटाइप, क्या जीनोटाइप बनेगा। और फिर हम बात, हालांकि ये डिब्बे छोटे होने चाहिए पर कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन बड़ी थी इसलिए। जनक A से जनक 2 से संतति का जीनोटाइप और संतति का ब्लड ग्रुप। संतति का ब्लड ग्रुप क्या बन सकता है? देखिए, सबसे पहले हमने मान लो लिया जनक A से आ रहा है IA।
जनक ए से ब्लड ग्रुप आ रहा है, ब्लड ग्रुप नहीं एलील आ रहा है, किसको, आई, जीन का एलील कौन सा आ रहा है, आई ए। और मान लो जनक 2 से भी आ रहा है आई ए, जैसे कि माता से आई ए और पिता से आई ए, तो संतति का जीनोटाइप क्या बनने वाला है, आई ए और ब्लड ग्रुप बनेगा ए, ब्लड ग्रुप क्या बनेगा ए। इसी प्रकार अब हम किसको ले लें, जैसे आई ए आ रहा है जनक ए से और हो सकता है जनक 2 से आई बी आ रहा हो, आई बी आ सकता है, तो अब जीनोटाइप क्या बनेगा, आई ए आई बी बनेगा, आई ए आई बी क्या बन गया जीनोटाइप, आई ए आई बी। अब दोनों आई ए और आई बी में अभी मैंने बताइए क्या पाई जाती है, सह प्रभाविता, मतलब ए भी अपना लक्षण दर्शाएगा और बी भी अपना लक्षण दर्शाएगा, तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी बनेगा। इसमें क्या है, इसमें सह प्रभाविता नहीं पाई गई, लेकिन यहां तो सह प्रभाविता पाई जा रही और यही तो अपन पढ़ रहे हैं मेंडल के नियमों के अपवाद। इसी प्रकार मान लो जनक ए से तो आ रहा है ए और जनक बी से आ सकता है आई ओ, या इसको स्मॉल आई से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख सकती हो। जनक ए से सेम आ रहे हैं लेकिन हमने जनक बी से चेंज कर लिए, तो यहां पर क्या बनेगा, आई ए और आई ओ, क्या बनेगा, आई ए आई ओ, और इसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए। क्यों बना, क्योंकि यहां पर क्या पाई जाती है, प्रभाविता। और ये कब प्रभावी होगा, जब दोनों एलील से सेम आ जाए तब प्रभावी होगा। तो ये पहली कंडीशन की बात कर ली हमने, जब आई ए वाला जनक फर्स्ट हो। अब हम बात करते हैं जब आई बी वाला फर्स्ट हो, जनक आई बी वाला जनक फर्स्ट हो। तो देखो आई बी, इधर से मान लो आई ए आया तो हमने क्या लिखेंगे, आई ए आई बी, किसी को भी आगे लिख दो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आई ए और आई बी, ब्लड ग्रुप बन गया ए बी, ए बी। इसी प्रकार आई वी आ रहा है और यहां से आई बी, तो क्या बनेगा जीनोटाइप, आई वी ब्लड ग्रुप बनेगा बी। अब तो बना सकते हो सारणी को। इसी प्रकार आई वी और जनक सेकंड हो सकता है क्या, आई ओ, तो क्या जीनोटाइप बना, आई वी आई ओ, ब्लड ग्रुप बनेगा बी। ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आई ए आई बी, अब क्या करना है हमें, दोनों प्रकार के ले लिए हमने, आई ए भी ले लिया आई बी ले लिया। अब क्या हो सकता है, इधर वाला आई हो सकता है या आई ओ हो सकता है, क्या हो सकता है, आई या आई ओ, इसको ऊपर लिखना चाहिए। हालांकि ये कंडीशन भी हम पढ़ चुके हैं, कहां पर, ये देखो आई ओ हो ए हो तो क्या बनेगा, ए बनेगा। इसी प्रकार आई ओ और बी बनेगा तो भी बी, लेकिन एक कंडीशन इसमें लिखनी है कि जब आई ओ का आई ओ के साथ हो जाए, आई ओ का किसके साथ हो जाए, आई ओ, तो ब्लड ग्रुप बनेगा आई ओ जीनोटाइप, और ब्लड ग्रुप बनेगा इसका ओ, ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ओ। ये हमारी सारणी यहां पर हो जाती है कंप्लीट। हालांकि मैं तीनों के बना सकता हूं, लेकिन कहां बनाने की जरूरत आ रही है, जैसे आई ओ के साथ हम आई ए लिखते तो आई ओ के साथ आई ए, ब्लड ग्रुप बनेगा ए। इसी प्रकार हम आई ओ के साथ क्या किसको लिखते, बी को लिखते तो आई ओ और ये रहा बी, क्या ब्लड ग्रुप बने बी। लेकिन कौन सी कंडीशन नहीं बना सके थे अभी तक हम, आई ओ को जब आई ओ के साथ मिला दिया जाए, यानी कि माता का रक्त वर्ग भी कौन सा हो, ओ हो, और पिता का रक्त भी क्या हो, माता और पिता दोनों के रक्त वर्ग ओ हो, तो संतति का रक्त वर्ग भी ओ ही होगा। तो ये हमारी सारणी है जो हमारी बुक में दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सह प्रभाविता केवल किसमें है, सह प्रभाविता केवल किसमें है, आई ए और आई बी में। किसमें नहीं है, आई ए के साथ आई ओ आ जाए तो भी नहीं है, आई बी के साथ आई ओ आ जाए तो भी नहीं है। और यहाँ पर देखो ये लक्षण कब प्रभावी होगा, अप्रभावी वाला कब प्रभावी बन जाएगा, जब समयुग्मजी अवस्था में आए, समयुग्मजी आई ओ होगा, यानी कि दोनों एलील आई ओ होंगे तो ये प्रभावी लक्षण बन जाएगा और संतति का रक्त वर्ग ओ बना देगा। तो मानव रक्त में वंशागति। अब एक चीज क्या थी यहाँ पर, ये भी है कि आई ओ क्या करता है, ये ए एंटीजन का निर्माण करता है हमारे रक्त में या आरबीसीज की सतह पर, आई बी क्या करता है, बी एंटीजन का निर्माण करता है, और आई ओ क्या करता है, किसी भी एंटीजन का निर्माण नहीं करता है। तो इनके आधार पर अब ये एंटीजन क्या है, तो जैसे कि ये हमारी आरबीसीज है, आरबीसीज की सतह पर ऐसे एंटीजन उपस्थित होती है, आरबीसीज की सतह पर क्या होती है, एंटीजन होती है। अगर ये एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा, अगर ये एंटीजन बी है तो ये ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा, और अगर एंटीजन नहीं है तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और अगर कुछ ए और कुछ बी है तो ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। इस प्रकार से हमारे ब्लड ग्रुप्स का निर्धारण होता है। तो आज की वीडियो हमने क्या बात की, मेंडल के नियम के अपवाद कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि दो हमें पढ़नी नहीं है,
बहुजीवी वंशागति वगैरह हमें दो पढ़नी ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे 12th के सिलेबस में नहीं है। तो क्या पढ़नी थी? बहुप्रभाविता, सॉरी सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता, दो चीज़ें पढ़नी थी, दोनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे दो जीन की वंशागति में, यानी कि मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग, और जो नियम होगा तीसरा, मेंडलवाद का तीसरा नियम, दो नियम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीसरा नियम जो होगा वो होगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, शायद यही, हाँ यही है। तो इसी को पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।